अब खिमसर गांव पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो एक जादुई गांव में बदल चुका था, जहां सिर्फ शक्तियां ही नहीं बल्कि जीवन भी राज करता था। वहां की हर चीज मानो जैसे जिंदा हो गई थी। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे। कई लोगों की आंखों से आंसू तक बहने लगे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि गांव और गांव के लोगों का एक नया जन्म था। अंबर, पार्थ और उसके साथी भी मुस्कुराते हुए आसपास देख रहे थे। तभी पार्थ ने कहा, देखो अब सब ठीक हो गया। सब ठीक होने के साथ साथ पहले से बेहतर भी हो गया। ये सुनकर अंबर मुस्कुराई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। आज की रात खिमसर गांव में वो जादुई बीज नहीं बोया गया था, बल्कि आज उन लोगों ने अपने उज्जवल भविष्य को जन्म दिया था। धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे जादुई बीज की शक्ति धरती की गहराई में फैलती गई, वैसे वैसे खिमसर गांव का हर कोना एक अनोखी ऊर्जा से भर गया। पहले जो सिर्फ एक गांव था, अब वहां की हर चीज पहले से ज्यादा जादुई और खूबसूरत बन चुकी थी। पर अभी इतना काफी नहीं था। जादुई बीज की ताकत बहुत ज्यादा थी। लोगों को लगा कि बस यही बदलाव आएंगे। वो इतने छोटे से बदलाव से भी खुश थे। पर तभी हवा में हल्की चमक फैलने लगी। कुछ लोगों को लगा कि उनका भ्रम है, लेकिन तभी उस चमक ने आकार लेना शुरू कर दिया। लोगों के चेहरों के हाव भाव पल भर में बदल गए। सभी योद्धा भी हैरानी से उस रोशनी को देख रहे थे। छोटी छोटी नीली चमकती हुई रोशनियां, और कुछ ही पलों में वो चमक छोटी छोटी नन्ही परियों में बदल गई, जो हवा में उड़ते हुए अपने पंखों से रंग बिखेरने लगी। वो इधर उधर उड़ते हुए अपने पंख फड़फड़ा रही थी, और वो हर बार जब भी ऐसा करती तो उनके पीछे चमकती धूल की एक लकीर खींचती चली जाती। परियां, हमारे गांव में परियां! एक नन्हा बच्चा एक्साइटेड होते हुए बोला। वो खुशी से उछला और उन परियों को पकड़ने की कोशिश में उनके पीछे पीछे भागने लगा। पर जैसे जैसे वो उनके नजदीक जाता, परियां खिलखिलाकर हंसती और दूर उड़ जाती। ये नजारा अद्भुत था। गांव में आम लोगों ने आज से पहले कभी परियों को नहीं देखा था, और अब वो उनकी हर तरफ थी। वो नन्ही परियां गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वही अब वक्त के साथ धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन वहां अंधेरे का नामो निशान नहीं था। गांव के चारों ओर खड़े पेड़ों से हल्की रोशनी निकलती दिखने लगी थी। उनके तने और पत्तियां सुनहरी और हरी चमक से भर गए थे। वो सभी खिमसर के बॉर्डर पर खड़े किसी सिपाही से कम नहीं लग रहे थे। ये सब देखकर गांव के लोग खुश थे, लेकिन तभी आसपास मौजूद जंगलों और काली पहाड़ियों से पक्षियों की आवाजें आने लगी। वो खुशी से चहचहा रहे थे। पक्षियों की वो आवाजें रात के वक्त उन लोगों को लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। सबने झूमते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। गांव वालों के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून देखने को मिल रहा था। पृथ्वीराज ये सब देखकर बहुत खुश था, और कहीं न कहीं उसे खुशी के साथ सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जादुई बीज का काम सिर्फ गांव की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं था। जादुई बीज अब अपना असली कमाल करने वाला था, और पृथ्वीराज को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। अचानक पूरे गांव में एक अदृश्य शक्ति फैलने लगी। धीरे धीरे उस शक्ति ने कवच का रूप लेना शुरू कर दिया। एक ऐसा कवच जिसे आम आंखों से देख पाना मुश्किल था। देखते ही देखते अब पूरे खिमसर गांव पर वो कवच छा गया, और अचानक गांव पर बने पुराने कवच से जाकर मिल गया। इस दौरान गांव का पुराना कवच तेज रोशनी से चमका, जो सबको आसानी से दिखाई दे गया। ये देखकर पृथ्वीराज मुस्कुराया और बोला, अभी तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। जादुई बीज ने सुरक्षा कवच को और मजबूत बना दिया है। अब कोई काली शक्ति, कोई खतरा खिमसर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सुनकर गांव वालों को बहुत खुशी हुई। अब गांव पर एक शक्तिशाली दिव्य कवच छा गया था, जिसे तोड़ पाना शायद मुमकिन नहीं था। अब कोई भी बुरी ताकत यहाँ कदम नहीं रख पाएगी, पार्थ ने मुस्कुराकर कहा। इस बीच पृथ्वीराज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उसका सपना जो उसने बरसों पहले देखा था, आज हकीकत में बदल रहा था। वही उसने अचानक आसमान की तरफ देखा तो वहां नन्ही नन्ही परियां इधर उधर उड़ रही थी। आज की रात खिमसर गांव सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि उम्मीद, जादू और सुरक्षा से जगमगा रहा था। बीज के धरती में समाते ही जो बदलाव शुरू हुआ था, अब उसका असली असर धीरे धीरे सामने आने लगा था। खिमसर गांव जो कुछ वक्त पहले दानों की मार की वजह से कमजोर पड़ गया था, अब चमत्कारों का केंद्र बन चुका था। सबसे पहला असर गांव के लोगों पर होना शुरू हो गया। गांव के वो लोग जो कई सालों से बीमार पड़े थे, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। वहां मैदान में खड़ी बूढ़ी काकी, जिन्हें कोढ़ हुआ था, वो भी अचानक ठीक होने लगी। कमजोर लोगों के चेहरे और शरीर से कमजोरी अचानक गायब हो गई। बीमार लोगों की आंखों में चमक दोबारा लौट आई। वो लोग जो छोटी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, अचानक बेहतर महसूस करने लगे। कुछ का बुखार बिना दवा के उतर गया तो किसी के घाव अपने आप भरने लगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक उस बूढ़ी काकी ने कहा, जो कोढ़ की वजह से अपनी जिंदगी के कई साल दुख और दर्द में गवा बैठी थी। अचानक उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। वही गांव के कई लोग अपने अंदर बदलाव देखकर दंग रह गए थे। गांव के हर एक इंसान में अब एक नई ऊर्जा भर गई थी। वो सभी आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। इस बीच गांव की फसलों में भी बदलाव आया। किसानों के लिए आज का दिन यादगार बनने वाला था। उनकी फसलें हरी भरी हो गई। वक्त के साथ गांव की हर चीज अधिक जीवित ऊर्जा से भर चुकी थी। हर तरफ खुशहाली थी। लोगों की आंखें चमक रही थी। जादुई बीज उनके लिए किसी फरिश्ते की तरह आया था, जिसने उन सबकी काया ही पलट कर रख दी। पृथ्वीराज हर बदलाव को देख रहा था, और आज उसकी आंखों में गहरी नमी थी। वो सबके सामने खड़ा था, और वो चाहकर भी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। ये वही गांव है जिसके मैं सपने देखा करता था। काश अक्षत भी यहाँ होता, काश अंबर के पिता भी यहाँ होते, तो वो लोग देख पाते कि खिमसर के हम जो सपने देखा करते थे, वो गांव अब बिल्कुल वैसा ही बन गया है। पृथ्वीराज ने मन ही मन कहा। अंबर के पिता और अक्षत तो यहाँ नहीं थे, इसलिए पृथ्वीराज अंबर के पास चला आया। उसने बस अंबर को देखा और देखता ही रहा। वो कुछ बोल नहीं पाया, मानो जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हो।
लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अंबर, तुमने आज वो कर दिखाया जो शायद मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। मुझे तुम पर नाज है, तुम हमारे गांव की शान हो। पृथ्वीराज की बात सुनते ही अंबर धीमे से मुस्कुराई। महाराज, आपका ये सपना आज नहीं तो कल पूरा होना ही था। आपने इस सपने को इतनी शिद्दत से जो देखा था। अंबर ने कहा। ये सुनकर पृथ्वीराज ने बड़े प्यार से अंबर के सिर पर हाथ फेरा। आज की रात खिमसर गांव की काया पूरी तरह से पलट गई थी। वहां आए हर बारीक से बारीक बदलाव को साफ देखा जा सकता था। अब वो सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। ऐसी शुरुआत जिसमें उम्मीद थी, शक्ति थी और एक ऐसा भविष्य जो पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं था। अब अंबर, पार, पृथ्वीराज और तोबी ने मिलकर गांव के नन्हे योद्धाओं की जिंदगियां पूरी तरह से बदल दी थी। वो रिसोर्सेस जो अंबर और उनके साथियों को कभी हासिल नहीं हो पाए, उनसे नन्हे योद्धा कभी वंचित नहीं रहेंगे। उन्हें वो सब मिलेगा जिसके वो हकदार है। खिमसर गांव की काया तो पलट चुकी थी और अब वक्त था जश्न मनाने का। आज रात उसका आसमान अनगिनत तारों से भर चुका था। उसके ऊपर फैली ठंडी हवा में आज एक अलग ही मिठास घुल गई थी। तभी पृथ्वीराज ने कहा, मैं आप सबको राजमहल में आमंत्रित करता हूँ। आज जश्न की रात है, नाचिए, गाइए, झूमिए। पृथ्वीराज ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग मैदान छोड़कर अब राजमहल की ओर बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे गांव वाले राजमहल में इकट्ठा हो रहे थे। वहां सिपाही उनका शाही ठाट बाट से स्वागत करने के लिए खड़े थे। राजमहल आज अनगिनत लड़ियों से सजा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी छाई हुई थी। जैसे जैसे गांव वालों ने अंदर कदम रखे तो उन्हें खूबसूरत नजारा देखने को मिला। राजमहल के बाहर मौजूद विशाल मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच बनाया गया था, जिसके चारों तरफ फूलों की मालाएं सजाई गई थी। ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की मधुर ध्वनि हर दिशा में गूंज रही थी। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां पहुंच गए। वो सब बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वो मैदान में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर झूमने लगे। कोई दाई और भाग रहा था तो कोई बाई और। बच्चों के चेहरे पर भी आज एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। वही बूढ़े बुजुर्ग वहां मौजूद कुर्सियों पर आकर बैठ गए। वही कुछ दूरी पर कई नौकर जाकर अलग अलग तरह के पकवान लिए खड़े थे। वहां सभी का मुंह मीठा करवाया जा रहा था। देखते ही देखते जश्न भी शुरू हो गया था। अंबर और उसके सभी साथी एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। सब लोग ढोल नगाड़ों की आवाज पर थिरकने लगे। धीरे धीरे गाने बजाने की धुन तेज होती चली गई। उसी के साथ वहां सब ने एक गोल घेरा बनाकर नाचना शुरू कर दिया। अंबर ने पार का हाथ पकड़ा हुआ था। सलील, मेघाली, सिया, पंखुड़ी सब लोग साथ थे। वो मुस्कुराते हुए नाच रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां मौजूद हर इंसान को उन लोगों की कमी आज खल रही थी जिन्हें उन्होंने या तो किसी हादसे में गवा दिया या फिर किसी हमले में। पृथ्वीराज आज जश्न तो मना रहा था, पर उसे अक्षत और अंबर के पिता की कमी खल रही थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ और उसके साथी खुश थे, पर कहीं ना कहीं अधीरा को भी अपने भाई इरावत की याद सताने लगी थी। अगर आज इरावत जिंदा होता तो वो ये सब खुद अपनी आंखों से देखता, अधीरा ने मन ही मन कहा। इसी बीच अंबर ने भी अपने पिता को याद किया। उसके पिता ने गांव की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। आज उन्हें यहाँ होना चाहिए था। अंबर चाहती थी कि वो अपनी आंखों से यह नजारा देखते, पर अफसोस, खोए हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अब अंबर के पास जो था वो उसकी आंखों के सामने था। उसकी जिंदगी अब अपने परिवार और पार्थ के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। अंबर ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक उसके आसपास मौजूद हवा में एक अलग ही ऊर्जा फैलने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। अंबर ने पल भर में महसूस कर लिया कि अक्षत मनके से बाहर आने वाला है। क्या होगा आगे, और क्या थी अंबर की अगली मंजिल? क्या अब सब कुछ ठीक हो गया था? कैसा होगा अंबर का ये सफर? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अंबर अस्त्र, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।